फैक्टर अफेक्टिंग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि टेम्परेचर की जो वेरिएशन को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट हमारे पास है आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड आल्टीट्यूड मींस के सरफेस से जब आप हाइट पे जाते हैं, माउंटेन्स एरिया पे जाते हैं, तो तब टेम्परेचर वेरिएशन आती है। ठीक है, आज जो है तो ये हॉटेस्ट प्लेसेस, बट इसमें भी अगर आप आल्टीट्यूड पे जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। सेकंड हमारे पास है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इसलिए हमने किया ही यही है कि एज वी मूव अपवर्ड इन रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड द टेम्परेचर डिक्रीजेस, देयरफॉर हमारे पास जो रीजन आते हैं टेम्परेट जोन आता है, फ्रिड जोन, इसी वजह से आते हैं, लैटिट्यूड इंक्रीज होता है। देन हमारे पास है लैंड वाटर कंट्रास्ट। यूजुअली जब टेम्परेचर सन रेडिएशंस किसी प्लेस पे पड़ रही होती हैं एट ए टाइम, वाटर बॉडी भी है और लैंड मैस भी, तो जो वाटर बॉडी है वो कंपैरेटिवली लेट हीट को अब्सॉर्ब करती हैं और जो लैंड मैसेज है वो जल्द हीट अब्सॉर्ब कर लेती है। मतलब कहने का ये है कि सुबह अगर 5 बजे सूरज राइज हुआ है तो समुंदर और कॉन्टिनेंट पास पास हैं, तो समंदर का पानी ठंडा होगा 8, 9, 10 बजे तक, जबकि जमीन गर्म हो चुकी होगी। तो यही कंट्रास्ट सनसेट के वक्त भी होता है। जब सूर्य गरूब हो जाता है तो उस वक्त जो वाटर बॉडी हीट अब्सॉर्ब कर चुकी होती है तो ये गर्म ज्यादा होती है, तो देर से ठंडे होते हैं, जबकि लैंड मैसेज जल्द अपनी हीट को इवैक्यूएट कर देते हैं। तो ये भी रीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट करता है लैंड वाटर की। देन आता है ओशनिक करंट्स। ओशनिक करंट्स या आप विंड्स को भी ले लें इसमें। देखिए करंट्स हमारे पास लार्ज बॉडी ऑफ वाटर होते हैं, इन ओशन से मूव करते हैं सर्टेन डायरेक्शंस के अंदर। ठीक है, आप आसान से कह सकते हैं रिवर फ्लो करते हैं इन ओशंस, इसको हम करंट कहते हैं। ओब्वियसली उसको फ्लो करने में डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं, हवा मूव करवाती है पानी को, बस समुद्र के पानी को किसी खास डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे तो उसे हम करंट बोलते हैं। टाइड एक माइनर लेवल पे होता है, टाइड्स इतनी एक्सटेंट पे जा नहीं पाती हैं। मतलब मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाती हैं, एक जोन दूसरे जोन तक पहुंच जाती हैं। तो टाइड्स इतनी पावर नहीं होती है कि इतना ट्रेवल कर सके। तो करंट्स बेसिकली मूव करती हैं। सपोज दैट ये हमारे पास इक्वेटोरियल करंट है, यहाँ पर गल्फ इक्वेटोरियल करंट है जो वार्म वाटर करंट है। ठीक है, तो वार्म वाटर करंट जब यहाँ पर पहुंचती है, ये मैं टॉपिक पढ़ा भी दूंगा आपको, खैर देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये गर्म एरिया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पानी है वाटर वो भी गर्म है। अब जब हवा इन पानी को लेकर चल रही है तो ये यहाँ से अगर स्ट्राइक करती है, यहाँ पर आकर रुकता है पानी, तो उसको 2 ब्रांच बनती है, ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाता है। तो जब पानी ऊपर पहुंचता है तो ऊपर पहुंच के जो ऊपर वाली विंड्स मूव कर रही है, वेस्टर्लीज पढ़ने भी अभी हमने, उस वेस्टर्लीज की वजह से पानी यहाँ मूव करना शुरू करता है। यानी यही वाटर जो यहाँ पर मौजूद था घूम के यहाँ पहुंच जाता है। आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो अफ्रीका के करीब गल्फ स्ट्रीम गुजरती है वो आफ्टर ऑल बरतानिया पहुंच जाती है। तो गर्म पानी कहां पहुंच गया? यूके पहुंच गया। अब सोचिए सर्दियां अगर हैं और गर्म पानी यूके पहुंच गया है तो यूके के लिए कितनी ब्लेसिंग है। आपको पता है कि यूके वाहद कंट्री यूरोप का जो थ्रू आउट द ईयर ट्रेडिंग करता है। जितना भी बाकी यूरोपियन कंट्री है वो सारे के सारे सर्दी में उनकी ट्रेडिंग तकरीबन आप कह लें कम हो जाती है, ना होने के बराबर होती है। लेकिन यूके 100% फ्लोट कर रहा है, उसकी वजह ये करंट्स हैं, ये गर्म पानी है जो पहुंच के वहां जो बर्फ पिघला देता है उस बर्फ को, और वहां पर ट्रेडिंग पॉसिबल होती है। तो खुद ही सोचें कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू करंट। वैसे डिक्रीज ही है लेकिन पानी पहुंचा गर्म, गर्म हवा पहुंची तो उसने इस टेम्परेट जोन का भी जो कम गर्म कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास है। फिर क्लाउडीनेस आ जाता है पॉइंट एक। हर क्लाउड्स हैं तो ओबीसी टेम्परेचर फैक्टर होगा, टेम्परेचर का वेरिएशन आ जाएगी। इसी तरह वेजिटेशन
वेजिटेशन एंड सॉइल आ जाता है, सॉइल कवर आ जाता है। मतलब जो लाइट सॉइल होगी, मतलब इसका कलर जब लाइट कलर में होगा वो रिफ्लेक्ट कर उसकी एल्बिडो ज्यादा होती है। जो डार्क सॉइल होगी उसकी एल्बिडो कम होती है, एब्जॉर्ब करेगी। तो उन एरिया जहाँ पर डार्क सॉइल होगी वो फिर उसको करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेगी। इसमें वेजिटेशन है, वेजिटेशन काफी ज्यादा टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है माउंटेन्स, लोकेशन भी आ जाती है। लोकेशन माउंटेन की वो साइड जो फेस कर रही है सन को, अगर कोई वैली है तो टुवर्ड्स वो वैली एरियाज जो माउंटेन्स को फेस, सन को फेस कर रहा है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। और वो वाले एरिया जो उसके बैक पे चले जाते हैं वहां पर टेम्परेचर कम होगा। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ कोई क्वेश्चन है तो बताइए, पूछिए मुझसे। अभी तक हमने पढ़ा हीट, बजट एंड हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। हमने एटमॉस्फेयर के स्टार्ट हमने किया है इंसुलेशन से कि एटमॉस्फेयर हीटअप होता कैसे है। इंसुलेशन से पढ़ा हमने, एल्बिडोज की डिफाइन कर लिया, रेडिएशंस, नेट रेडिएशंस कर लिया। उसके बाद दो अहम पॉइंट्स पढ़े हमने, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने दो फर्दर सब कैटेगरीज बना दी, लैप्स रेट की और टेम्परेचर इन्वर्जन की। और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने तीन कैटेगरी बनाई है उसकी, जो कि हमारे पास टॉलरेट जोन आता है, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन के नाम से आ जाता है। और लास्ट में हमने पढ़ा कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट करते हैं। तो सात वो फैक्टर हैं जो हमको इफेक्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन आमतौर पे डिस्ट्रीब्यूशन पे आ सकता है, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट, हाँ ये मैं 68 बताया था, ये एक बेसिकली आइसोथर्म होते हैं। आइसोथर्म्स 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 क्या होती हैं? ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि मैप पर ड्रॉ की जाती हैं और उन एरियाज को ज्वाइन करती हैं जहां पर टेम्परेचर जो है एक जैसा है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर है। मतलब ये कि ये हमारे पास अगर ब्राजील है, यहाँ पर हमारे पास टोगो है, देन आगे रवांडा है। तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर एक जैसा है तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से होती हुई यहाँ गुजरती हुई, तो उन प्लेस को टच करेगी जहां पर टेम्परेचर सेम होगा। तो ऐसी लाइंस को हम आइसोथर्म्स लाइंस कहते हैं। तो ये बेसिकली जो लाइन में ड्रॉ की है 68 डिग्री फॉर्मेट की आइसोथर्म लाइन है। इसमें मैप में हमें हर जगह टेम्परेचर लिखना नहीं पड़ता, बस एक लाइन कोने में लिख देते हैं टेम्परेचर, बाकी लाइन को ड्रॉ। अक्सर आपने वेदर मैप नहीं देखा होगा, इसमें रेनफॉल का भी होता है, प्रेशर्स का भी होता है, उसे आइसोबार्स कहते हैं प्रेशर्स की लाइंस, और इसको आइसोथर्म्स कहते हैं। आइसोहलाइन होती है लाइंस, आइसोहलाइन। आइसोहलाइन वो एरिया जहां पर सॉल्ट एक जैसा है। इस तरह आइसोहाइट्स होती हैं जहां पर रेनफॉल एक जाती है, एक जैसी होती है। ठीक हो गया, ओके। मेरे ख्याल में यहाँ तक रखते हैं। हॉरिजॉन्टल कहते हैं। फिर फैक्टर आ जाएंगे फर्दर, ये फैक्टर कौन कौन से हैं इस पे इफेक्ट करते हैं। फिर आप एरियाज पूछे जा सकते हैं, टेम्परेट रीजन में कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं। हाँ हाँ, कंट्रीज को अब चंद कंट्रीज के नेम ले लें ताकि आपको उसको हेल्प आउट हो जाए, ठीक है। तो कोशिश करें एक रफ स्केच इसका बनाएं, आप सीखें थोड़ा सा इसको ना खुद से। वर्ल्ड मैप, ठीक है, वर्ल्ड मैप को कोशिश करें रफ स्केच ड्रॉ करने की, क्योंकि अगर इसको बनाकर आप इसको बना देंगे ना, देखिए बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। फिर उसको आप खुद ही देख लें कि मैं यहाँ समझा कर वहां जा रहा हूँ, बार बार यहाँ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ। तो अगर मैं समझाने के लिए इसको यूज कर रहा हूँ तो आपने भी इसको फिर उससे यूज करना। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, आगे करंट्स का क्वेश्चन भी होगा, उसमें भी कर सकते हैं आप। एटमॉस्फेरिक बेल्ट का क्वेश्चन है जो आज मैंने करवाना था आपको, उस